मुझे डॉक्टर वी के राज कहते हैं। मेरा पूरा नाम लिखा पढ़ी में विनोद कुमार राज होता है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर में मैं एनोरेक्टल में प्रैक्टिस करता हूँ, गुदा रोग में और उदर रोग में। काम तो बहुत सारा करता था, जनरल सर्जरी का भी, लेकिन फिस्टुला इन एनो, प्रोलैप्स रेक्टम जिसको कांच कहते हैं, इसके ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा किए। फिशर इन एनो के बहुत ज़्यादा केसेस मेडिसिन से ठीक कर देते थे या कर देते हैं, अभी भी मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक केसेस होते हैं, कई बार उनमें 20 से 30% केसेस में ज़रूरत पड़ती है कि उनका विवरण यानी डायलेटेशन या KSS कहते हैं, क्षार सूत्र सूचरिंग करते हैं, तब वो पेशेंट ठीक होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट जो जल्दी के होते हैं, अब क्रॉनिक तो वैसे तो 2 हफ्ते बाद ही, 3 हफ्ते के बाद ही क्रॉनिक कह दिया जाता है, लेकिन क्रॉनिक इतना जल्दी नहीं। प्रैक्टिस में तो माना ये जाएगा कि अगर 2 महीने 1.5 महीने बीमारी तक की बीमारी है पेशेंट की, तो वो दवा से ठीक हो सकता है। और उसमें भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। परेशानी इसमें ये है कि ज़्यादातर पेशेंट्स स्पेशलाइज्ड आदमी के पास न जाके जनरल डॉक्टर्स के पास जाके या बड़े बड़े सर्जन्स के पास जाके दिखाते हैं, और वो उनको बवासीर कह के कहते हैं कि हमको बवासीर हो गया है। डॉक्टर भी अगर जनरल सर्जन हुआ तब तो वो जान जाता है, क्योंकि इनको पेन है कि फिशर होगा, तो बिना देखे दवा दे देता है। और अगर सर्जन नहीं हुआ तो देखता भी नहीं है, तो वो भी नहीं देखता है और कुछ दवा पकड़ा देता है, और कुछ गिनी चुनी दवाएं हैं पेट साफ करने की, और लैक्सेटिव्स परगेटिव्स दे दिया, मरीज चला गया और लगातार परेशान रहता है। उसी समय पे अगर डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर के पास पेशेंट जाए जो स्पेशलाइज्ड है इन चीज़ों में, जो इसी चीज़ का काम करता है, तो उस मरीज के परीक्षण का ही एक तरीका है, विशेष तरीका है। उसमें मरीज को लेटाया जाता है, बिना लेटाए नहीं देखा जा सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो, लेटाना पड़ेगा। अब लेटाने के लिए उनको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में भी लेटाया जा सकता है और दूसरे पोजीशन में भी देखा जा सकता है। मतलब देखना चाहिए, विजुअली देखने के बाद ही, फिशर में तो विजुअली ही देखना है, तभी पता चलता है कि मरीज को सही में फिशर है, पाइल्स है, फिस्टुला है, या इसको कोई पॉलिप है जिसको वो नहीं समझ पा रहा है, बवासीर कह रहा है, पॉलिप है, वो बाहर आता है जाता है। इसलिए डॉक्टर को दिखाना, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को जो इस चीज़ का, सिर्फ इस चीज़ का इलाज करता है, उसको दिखाना इसलिए ज़रूरी है। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर की, हम इस मरीज के फायदे के लिए कह रहे हैं कि जब उनको वो दिखाएगा तो वो डॉक्टर सही जगह से सही परीक्षा करके और सही निदान करेंगे, बताएंगे कि आपको इन 4-5 चीज़ों में ये बीमारी है, और उस बीमारी का ट्रीटमेंट का वो कोर्स भी बताएंगे। अब मेरे पास कोई पेशेंट आएगा तो हम उनको तुरंत निश्चिंत कर देंगे कि देखिए, सिंपल सी बात है, आपकी चमड़ी में एक घाव हो गया है जिसको फिशर कहते हैं, और ये जल्दी ठीक हो नहीं होता है। आप इसको बढ़िया से कायदे से ये दवाई करिए, और दवाई से ज़्यादा रहन सहन, आहार विहार की ज़रूरत होती है। तो वो आहार विहार आप बढ़िया से करिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाइएगा, लेकिन दिखाते रहिएगा, और मरीज़ 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन वही मरीज़ अगर क्रॉनिक हो चुका है, तब फिर हम तो अपने पेशेंट को बता देते हैं कि देखिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, 99.9% ठीक हो जाएंगे, लेकिन 0.1% आप रह जाएंगे दोबारा होने के लिए, कि रिकरेंस होगा और फिर आप मेरे पास आएंगे। ऐसा इसलिए कहते हैं कि अगर अभी कह दें उसको कि आपका विवरण करना पड़ेगा और क्षार सूत्र लगाना पड़ेगा, क्षार सूत्र सूचरिंग करनी पड़ेगी, तो मरीज भड़क जाएंगे। मरीज हम लोगों के उस पर रिव्यू पे भी डाल देते हैं कि तो डॉक्टर बड़ा, पता चला कोई लड़की गई, आई दिखाई, बता दिया सही उसको, तो डॉक्टर बड़ा ख़राब है और इसने तुरंत ऑपरेशन करना चाहता है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो इससे बचने के लिए हम उससे यही कहते हैं कि आप दवा करिए। कुछ मरीज, कोई भी मरीज दवा से कभी भी ठीक हो सकता है,
कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई इस तरह का मुनीवर किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो लंबे समय तक जो फिशर का पेशेंट होता है वो कंप्रोमाइज्ड डेफिकेशन करता है। वो जो लैट्रिन करता है, मल क्रिया जो करता है वो बहुत ही परेशानी के साथ करता है। उसको दर्द होता है करने में। जब वो करने लगता है तो जो लैट्रिन का रास्ता फैलता है, इतना तेज दर्द होता है कि वो लैट्रिन जो का स्टूल आ रहा होता है वहीं से कट के नीचे गिर जाता है। और फिर उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होती है लैट्रिन करने की। उसको लगता है चलिए ठीक है, हो गया, उधर से अपने आप को सेटिस्फाइड करता है और उठ जाता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे ऐसा करते रहने से उसको टुकड़े टुकड़े में और माचिस के तीली की तरह लैट्रिन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपने आर्गन को का पूरा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। उसके लैट्रिन का रास्ता पूरा फैलता नहीं है, थोड़ा सा इतना फैलता है, उसी में काम चल जाता है उसका, फिर वो बंद हो जाता है, वहीं से लैट्रिन कट के गिर जाती है। कभी खून की लाइन लैट्रिन पे आ जाती है और कभी खून टपक जाता है, उससे और उधर जाता है। तो ये जो होती, ऐसा लगातार रहने से, सालों रहने से क्या होता है, लैट्रिन का रास्ता सिकुड़ता चला जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, लैट्रिन के रास्ते में सिकुड़न आ जाती है। तब वो लैट्रिन करने जब जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है वहाँ पे। तो जो कोशिश भी करता है फैलाने की, तो एक तो दर्द और दूसरी ये कि कैपेसिटी ही नहीं रह गई अब लैट्रिन के रास्ते की कि वो बढ़िया से खुल के लैट्रिन करेगा। तो ये कैसे ठीक होगा? अब इसके लिए कुछ दवाएं हैं हमारे पास, वो दवाएं हम देते हैं जिससे कि थोड़ा सा लैट्रिन का रास्ता ढीला होता है और थोड़ा सा लैट्रिन करने में फैसिलिटेशन होता है, लैट्रिन मुलायम हो जाता है, लेकिन वो लैट्रिन का रास्ता पूरा खुल नहीं पाता है। तो लैट्रिन का रास्ता पूरा खुल जाए उसके लिए हमको एक आयुर्वेद की एक क्रिया होती है जिसको विवरण कहते हैं, वो कर देते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट से नहीं करते हैं, हाथ से वो क्रिया होती है, एनेस्थेसिया दे के होती है, लोकल इंजेक्शन लगा देते हैं पेशेंट को। हम तो उसको पेडेंडल ब्लॉक में करते हैं, एक ब्लॉक दे देते हैं, पूरा एरिया सुन्न हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है, पूरा एनल कैनाल रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद विवरण कर देते हैं, जो क्रिया हमारी है। इतने से आप काम चला लें। विवरण कोई डॉक्टर होता तो समझाते कि विवरण क्या होता है। तो ये कर देते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो फिसर है, जो घाव भर नहीं रहा है, घाव दो कारण से नहीं भरता है। एक तो घाव पुराना हो गया है, दूसरा घाव का जो मार्जिन होता है, किनारा, वो बहुत रफ, रूखा और व्हाइटिश हो जाता है, उसमें सप्लाई कम हो जाती है। जैसे किसी की एड़ी फट जाती है, तो एड़ी फटती है तो देखिए फटी हुई एड़ी कभी जुड़ती नहीं है जल्दी, जब तक कि उसके ऊपर की गंदगी, जो रूखापन है उसको ना हटाया जाए। यही कारण है कि वो घाव नहीं ठीक हो पाता है। और उस पर जब हम क्षारसूत्र लगा देते हैं तो वो जो रूखापन है, उसका फाइब्रोसिस जो है, जो खराब वहाँ का जो मटेरियल है जो घाव भरने नहीं दे रहा है घाव का, वो निकल जाता है और उसके बाद 2-3 हफ्ता दवाई चलती है, घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर पेशेंट को नहीं होता है फिसर। अब किसी किसी को हो भी सकता है, अब किसी का मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल गड़बड़ी है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या हो गया? मतलब ये कि मरीज की बनावट ही ऐसी है, एनोडर्म होता है, लैट्रिन के रास्ते का जो अंतिम लेयर जो है, जिधर से लैट्रिन होता है, किसी किसी का पैतृक रूप से वो कमजोर होता है, जरा सा भी कड़ी टट्टी हुई तो उसमें रूखापन आ गया, वो फट जाता है और फट जाने से वहाँ घाव हो जाता है। तो जब भी कभी कोई ये राय है मेरी, जब भी कोई इस तरह की चीज़ वहाँ होती है, घाव होता है, तो तुरंत एक तो डॉक्टर से मिलके करना चाहिए, लेकिन फ्री वाला भी कुछ बता दें आपको कि सबसे पहला काम तो ये करिए कि कोई लैक्सेटिव ले लीजिए। जैसे आप ये स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण आता है, उसको ले लीजिए, आधा 1 चम्मच रात में, अपना आधा चम्मच या 1 चम्मच रात में लिया करिए। अब इस पे हमको फिर हमें नई नई चीज़ें आ जाती हैं, बतानी पड़ती है। एक चीज़ और जान लीजिए कि कोई भी चीज़ जो विरेचन के लिए लिया जाता है, वो लगातार या अपने मन से नहीं लिया जाता है। अगर हमने बता दिया अभी बिना पर्चे के, बिना देखे आपको, और आपने लेना शुरू कर दिया और आप आराम महसूस करने लगे,
या आपको लग्जरी होने लगी कि अब तो लेते हैं, जाते हैं, आराम से आ जाते हैं, तो आगे चल के आपको परेशान होना लिखा है। एक तो आपका पेट खराब हो जाएगा, हाजमा कभी ठीक नहीं रहेगा। दूसरा वही बात जो फिसर वाली है, बिना फिसर हुए आपको फिसर का की परिस्थिति वहां पैदा हो जाएगी कि आपका रास्ता पूरा फैलेगा नहीं। लैट्रिन आपकी पतली और ढीली रहेगी, ढीली लैट्रिन हो जाएगी, आपने लैट्रिन कर लिया, आपका काम चल गया, रास्ता फैलने नहीं पाया, कुछ दिन में रास्ता सिकुड़ जाता है। आजकल हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत चीज़ें बतानी है, हम कहाँ तक बता पाएंगे, लेकिन जो हो सके, नई नई चीज़ें बीच में आती जाती हैं, नोट करके नहीं ले आए हैं। हमारे पास आजकल बहुत पेशेंट आते हैं जो साल भर से, 1.5 साल से एलोवेरा का जूस और आंवले का जूस पी रहे हैं अपने मन का। उन्होंने कहीं प्रचार में देखा और एलोवेरा और आंवला पी रहे हैं। अब स्थिति ये हो जाती है, हमने जो मरीज अपने देखे हैं, इसके जो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, उनको ग्रहणी हो जाती है। उनका सीधी भाषा में समझें आप तो आंत का जो अंतिम पार्ट है, लैट्रिन के रास्ते वाला जो हिस्सा, वो पीला छिला हुआ रहता है, पूरा एक परत उसका निकल जाता है, बिल्कुल लाल रहता है, जिसे मुंह में निनाव होता है। किसी को लैट्रिन करता है तो बहुत जलन होता है, दर्द होता है पेशेंट को। ये खुद उनकी बुलाई हुई बीमारी है, जो कि वो खुद जानते हैं आयुर्वेद तो कोई नुकसान करता नहीं है, और मैं ये बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि कोई ये कहे कि आयुर्वेद नुकसान नहीं करता है। हम लोग जब पढ़ते थे तभी हमें ये बता दिया गया था, मात्रा, औषधि और प्रमाण और उसके अनुपान के और काल के भेद से कोई भी दवाई, औषधि भी हो सकती है, विष भी हो सकती है और आहार भी हो सकती है। कोई भी चीज किस चीज के साथ दिया जा रहा है, कितनी मात्रा में दिया जा रहा है, किस समय पे दिया जा रहा है और कितने दिन तक दिया जा रहा है, कोई भी चीज जो सूत्र है, ये हम उसको बोल नहीं पाए हैं उसको बढ़िया से, क्योंकि पढ़ने लिखने से ज़रूरत की ही चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं अब अपने डिपार्टमेंट की या स्पेशलाइजेशन की। तो ये है, तो इसलिए स्वादिष्ट विरेचन हमने आपको बताया, तो उसको आप बहुत लंबे दिन तक अपने से मत लें। आपका काम खत्म हो जाए तो उसको फिर बंद कर दें। हम ये बताने जा रहे थे कि अगर आपको लैट्रिन के रास्ते में दर्द हो रहा है, जल्दी का है, तुरंत चोट लगी है या दर्द हो रहा है, किसी दिन कड़ी टट्टी हो गई या कोई कारण हुआ, लैट्रिन के रास्ते में आपके दर्द हो गया और लगातार लैट्रिन करने में दर्द हो रहा है, खून आ रहा है या नहीं आ रहा है, जलन हो रही है, सबसे पहले आप तो कोई स्वादिष्ट विरेचन इत्यादि कोई ऐसी चीज़ ले लें, उससे आपका पेट साफ होगा तो करने में आसानी हो जाएगी। कम दिन के लिए, मैक्सिमम 15 दिन के लिए, और सबसे आधा चम्मच खाली रात में गर्म पानी में घोल के सोते समय। उसके बाद ये तो दवा हमने आपको बता दिया, क्योंकि दवा बताने की कोई ज़रूरत थी नहीं इस पर, लेकिन ज़रूरी है। और कैसे आप पेट साफ कर सकते हैं घरेलू चीज़ से, ये हमको अभी ध्यान नहीं आ रहा है। हम ऐसे अचानक ही स्टूडियो में आ गए हैं, तो इसलिए तैयारी नहीं हुई, दबाव में बोलना पड़ रहा है। तो दूसरा काम ये करें कि कोई भी तेल घर में हो, हम तो बता सकते हैं आपको, जात्यादि तेल आप ले लीजिए मार्केट से। जात्यादि तेल 2 तरह का होता है। अब देखिए, ये डॉक्टरों के लिए भी है, एक में तुत्थ होता है, एक में तुत्थ नहीं होता। तुत्थ मतलब तूतिया, तूतिया मतलब क्या होता है, पुराने जमाने में लोग चूना ऊना में डलवाते थे, तूतिया ही कहते हैं। तूतिया पड़ा रहता है जात्यादि तेल में, तो वो वाला नहीं लेना होता है। वो वाला लेंगे तो ज़्यादा आपको जलन होगी, तकलीफ ज़्यादा होगी। वो पुराने केस में लिया जाता है। वैसे वैद्य लोग ज़्यादा बताते नहीं हैं कि लोग और वैद्य जान जाएंगे इस चीज़ को, तो हमको थोड़ा बताने में संकोच लग रहा है, लेकिन ठीक है। तो तुत्थ वाली चीज़, जो तुत्थ वाला जात्यादि है जिसमें तुत्थ पड़ा हुआ है, 2 तरह का आता है, एक तुत्थ वाला, एक बिना तुत्थ वाला। तो बिना तुत्थ वाला लीजिए, तो बिना तुत्थ वाला आप लीजिए जात्यादि तेल, और सवेरे जब लैट्रिन कर लेते हैं उसके बाद उसमें तेल में उंगली धुल लीजिए, धुल के पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए, सुखाने के बाद तेल में उंगली डुबोइए और लैट्रिन के मुंह पे धीरे 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 ऐसे ऐसे थोड़ा सा हल्का सा मसाज करिए कि थोड़ा वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाए हल्का सा, और वही उंगली फिर 1-2 बार अंदर ले जाके निकाल लीजिए।
एक दो बार अंदर ले जाइए और निकाल लीजिए, बस इतना काम करिए। डेली ये काम करिए कि वहाँ पे मल फंसा न रह जाए, और रास्ता आपको पता चल जाए कि कोई अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई और आपको पता चल जाएगा। और अब इसबगोल की भूसी ले लीजिए। इसबगोल की भूसी भोजन के बाद ही हम पसंद करते हैं कि भोजन के तुरंत बाद लिया जाए, कि वो भोजन में मिल जाए। इसबगोल की भूसी करता क्या है, लोग समझते हैं कि इसे तो पेट पतली टट्टी होकर पेट साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसबगोल की भूसी दो काम करता है। एक तो जो आपका मल जो होता है उसका मॉइस्चर बना रहता है, उसमें पानी की मात्रा देर तक ठहरती है, कि अगर एक वक्त आप लैट्रिन नहीं गए या देर में गए तो भी उतना सूखता नहीं है लैट्रिन। तो फिशर में इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फिशर में ये होता है कि दर्द के मारे आज का मल कल का परसों निकलता है। आज आप लैट्रिन गए, थोड़ा किए, दर्द के मारे पूरा नहीं हुआ, फिर रह गया, फिर कल जो गए तो कल जब जाएंगे मल करने तो आपको एक दिन पहले वाला निकलेगा। तो शुरू में कड़ी टट्टी होगी, बाद में थोड़ी मुलायम हो जाएगी। ये परेशानी रहती है पेशेंट को। फिशर की बात जो हम बोल रहे थे उसमें एक बात हमको ये कहना था कि फिशर में सबसे बड़ी परेशानी जो पेशेंट में होती है, वो पूरा मल निकल नहीं पाता है एक बार में या एक दिन में। तो मरीज थोड़ा थोड़ा करके मल निकालता है। तो जो आज का मल जब कल निकलेगा तो देर तक जब पेट में रह जाएगा तो उसका मॉइस्चर ज़्यादा खींच जाएगा। तो मॉइस्चर उसका ज़्यादा जब आंतें खींच लेंगी, पानी खींच लेंगी, तो वो सूख जाएगा ज़्यादा, तो वो हिस्सा सूखा रहेगा। तो जब वो लैट्रिन करने जाएगा अगले दिन तो बहुत सूखे मल से उसका सामना होगा, जिससे बहुत परेशानी होगी उसको। इसलिए अगर वो रेगुलरली इसबगोल की भूसी लेता रहेगा तो ये समस्या उसकी कम हो जाएगी। ये मेरा कहना था। दूसरी चीज़, फिशर में किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और आदमी इतना ज़्यादा ब्लीडिंग से परेशान होता है कि उसको लगता है कि उसको ये पाइल्स है। डॉक्टर भी समझता है कि पाइल्स है अगर नहीं देखा तो, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो उससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। घाव पे लैट्रिन करते समय जब चोट लगती है तो वहाँ कोई कैपिलरी या कोई वेसल वहाँ पे रहती है ओपन, जो कि बार बार चोट लगने से खुल जाता है और ब्लीडिंग होने लग जाता है। तो उसके लिए अगर मुलायम टट्टी होने लग जाएगी तो अपने आप उसकी हीलिंग हो जाती है। तो दो चीज़ तो आपको बता दिए हम कि एक पेट मुलायम रखना, और दूसरा लैट्रिन का वो सब करना। तीसरा, उष्णवीर्य वाली चीज़ें नहीं खानी होती हैं, उससे थोड़ा परहेज कर लीजिए। जैसे कच्चा लहसुन हो गया, कच्चा प्याज हो गया, अदरक हो गया, ठीक है। बहुत हॉट भोजन, हम लोग तो छूने में भी उसको कहते हैं ना, बहुत गर्म भोजन हो गया, चाय ज़्यादा हो गया, इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। सादा खाना खाना चाहिए, नॉनवेज का भी परहेज कर देना चाहिए, और वॉल्यूम में भोजन लेना चाहिए कि लैट्रिन कुछ बने और जो बढ़िया से हो। एक चीज़ हमको आप और बताना बहुत आवश्यक लग रहा है कि ये फिशर के सबसे ज़्यादा पेशेंट मेरे पास हैं। मैं इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप पूछेंगे सबसे ज़्यादा मरीज किस चीज़ के आते हैं, तो फिशर के आते हैं। नंबर 2 पे बवासीर के आते हैं, नंबर 3 पे फिस्टुला के आते हैं, नंबर 4 पे कांच के, और नंबर 5 पे पाइलोनाइडल साइनस के आते हैं। उसका भी ऑपरेशन हम क्षार सूत्र से करते हैं। अब आप इसमें जानें कि मेन चीज़ फिशर है। फिशर और पाइल्स की आयुर्वेद में इतनी अच्छी दवा है। मेरा ये चैलेंज है कि आयुर्वेद में ऐसी दवाएं हैं कि अगर प्रॉपर दवा आपको दे दी जाए और तो आपको 99% आराम 15 दिन में तो हो ही जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं से 99% आराम हो जाता है। 1% जो बढ़ जाता है वही सर्जरी के लिए, कि आप चाहे तो करवाएं, चाहे तो ऐसे ठीक होते रहें, वो चिकित्सक बताएगा, स्पेशलिस्ट बताएगा। बवासीर में एक समय पे जब कम अध्ययन था तब इतनी परेशानी थी कि बवासीर के मरीजों की ब्लीडिंग कैसे रुकेगी, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कि उनका पेशेंट आया, कहा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीडिंग उनकी रुकती नहीं है। एलोपैथ में दवाई करके आए हैं, सारे इंजेक्शन
बोट्रोपेज लगवा रहे हैं, ये लगवा रहे हैं, वो मैंने आयुर्वेदिक एलोपैथिक जो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, हीमोस्टेटिक इंजेक्शंस वगैरह जो होते हैं, वो सारे लगवा चुके होते हैं, लेकिन आराम नहीं होता है। कुछ में आराम भी हो जाता है। आयुर्वेद में भी ऐसे केसेस में आराम नहीं मिलता था, बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अब हमने ऐसी दवाई खोज ली है आयुर्वेद में कि उसका योग और कॉम्बिनेशन ऐसा तय कर लिया है कि तीसरे दिन में 3 दिन के अंदर किसी भी तरह की ब्लीडिंग रुकनी ही रुकनी है, इसकी कोई चिंता ही नहीं है। और देखिए, किसी भी चिकित्सक के पास जाइए तो 2 चीज़ हम तो मानते हैं आयुर्वेद में। वैसे तो कंपनी वाले इस चीज़ को अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन उन कंपनी की ही जो चीज़ें, शास्त्रीय औषधियाँ ही हम यूज़ करते हैं, वो जो आती हैं, उनका कॉम्बिनेशन तय करना बड़ा ज़रूरी होता है चिकित्सक का। वो दवाएं तो कंपनी दे रही हैं, अब चिकित्सक का काम है कि हम किस स्थिति में किस पेशेंट को कौन सी चीज़ देनी है और उसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है, जिसके लिए क्या चीज़ किसको दिया जा सकता है, क्या नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई एक चीज़ किसी एक आदमी को फिसर है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो वही चीज़ जो एक आदमी को कल तक दर्द के लिए हम दे सकते थे, बहुत अच्छी दवा थी, तो इस आदमी को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर देंगे तो इसकी ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं ना कि दवाई नुकसान कर रही है। ऐसे ही दूसरी चीज़ भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जो पढ़ा लिखा चिकित्सक होगा, जो इन चीज़ों को जानता है, उसकी नज़र किसी भी चिकित्सकीय औषधि जो पेटेंट दवा है, जो कंपनी बनाती है, या जो शास्त्रीय औषधियाँ हैं, वो भी कंपनी ही बनाती हैं, लेकिन उसका पुराना उनका कॉम्बिनेशन है, वो उस रूप में आती हैं। उसमें क्या क्या पड़ा है और किस चीज़ का क्या रोल है, और वो हमको कौन सी दवा किस मरीज को नहीं देना है, ये वही बता सकता है। और एक चीज़ हम और चिकित्सा के क्षेत्र में कहना चाहते हैं, बहुत आवश्यक है, कि मरीज को दवा फायदा ना करे ना सही, लेकिन दवा से नुकसान नहीं होना चाहिए। और किसी भी दवा में क्या चीज़ किस चीज़ के लिए नुकसानदायक है, चिकित्सक को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए।